और अब शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कानूनी हेल्पलाइन। अक्सर मोबाइल, टीवी या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते वक्त हम ढेर सारी इस पर रिसर्च करते हैं, मगर जब बात फ्यूचर की सिक्योरिटी की आती है तो हम थोड़ी ढील दे देते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में उठाना पड़ता है। भविष्य के लिए बीमा पॉलिसी लेते वक्त किसी और के कहने पर बिना पूरी पड़ताल के जल्दबाजी में हम फैसला ले लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे एब्सेंस में के साए में हमारे परिवार के साथ रहती है। बच्चों की पढ़ाई और शादी के वक्त में ये बहुत मददगार भी होती हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही हमें बहुत बड़ा नुकसान दे जाती है। आज इसी मुद्दे से जुड़े पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़ी आपकी समस्याओं का हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट R.K. कपूर जी, बहुत स्वागत है आपका। आगे हम इनसे सवाल करेंगे। आप को भी अगर कोई सवाल करने हो, कुछ जानना आप चाहते हैं, आप हमें हमसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट। इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर बाजार में गला काट मुकाबला है। बढ़ती बेरोजगारी और मोटे कमीशन की लालच में बाजार में बीमा एजेंट्स की एक पूरी फौज मिल जाएगी। पॉलिसी बेचने के नाम पर तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए जाते हैं। लुभावने ऑफर्स, बोनस और भी कई तरह की बातों में आकर आप लालच में आ जाते हैं और ऐसी पॉलिसी ले डालते हैं जो आपको वो फायदे नहीं दे पाती जिसके आप हकदार हैं। बीमा कंपनियों में धोखाधड़ी करने वाले लोग IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से फोन कर पुरानी पॉलिसी पर बोनस देने का लालच देकर अक्सर ग्राहकों को फंसाते हैं। ऐसे में हमें जागरूक रहने की जरूरत है। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि IRDA कभी भी ग्राहक से सीधा संपर्क नहीं करती। इसके अलावा बोनस देने के लिए IRDA कोई पॉलिसी के बारे में नहीं बताती। सतर्कता बरतते हुए किसी भी बोनस के लालच में ना फंसे। बोनस संबंधी फोन कॉल्स को नजरअंदाज करने में ही आपकी भलाई है। किसी भी बीमा योजना को लेने से पहले पूरी तरह पड़ताल करें। अगर कोई करीबी भी आपको किसी बीमा योजना के बारे में बताता है तो भी खुद पूरी तरह से जांच करें। लेकिन अगर फिर भी आप ऐसे किसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो बिना देर किए संबंधित जगहों पर संपर्क करें। बीमा योजना को लेकर फर्जी कॉल आने पर कंपनी से सीधा संपर्क करें। IRDA की हेल्पलाइन नंबर 1800-4254-732 पर फोन कर शिकायत करें। इसके अलावा IRDA की वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं। ठगी के शिकार होने पर बिना देर किए पुलिस में शिकायत करें। आपके पास जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर का ब्यौरा भी जरूर दें। हालांकि IRDA और बीमा कंपनियां फर्जीवाड़े को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है, फिर भी इस धंधे पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ऐसे में लोगों की जागरूकता जरूरी है। लोगों के सहयोग के बिना इस गोरख धंधे पर रोक लगा पाना संभव नहीं है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो आपके भी अगर अपने कोई सवाल हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन लाइन इस वक्त हमारी खुली हुई है और हमारी कोशिश होगी हमारे साथ जो वरिष्ठ वकील यहाँ पर बैठे हैं R.K. कपूर साहब, वो आपके तमाम सवालों के जवाब दें। तो फिलहाल बात करते हैं कपूर साहब, अमूमन इस तरह के बहुत से मामले सामने आते हैं। एजेंट्स की भी एक अहम भूमिका यहाँ पर होती है। कई बार वो अपने बेनिफिट के लिए फ्रॉड कमिटमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन जब आप क्लेम लेने के लिए जाते हैं तब उस तरह से वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं। ऐसे वक्त में जो पीड़ित है वो क्या करे, वो कहाँ जाए? देखिए, अक्सर देखा गया है कि जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी कमीशन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिसगाइड करके और बड़े बड़े उनको प्रलोभन देके कि आप इंश्योरेंस करवा लेंगे, आपको ये बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा। ये तो एक पार्ट है, लेकिन करते क्या है, जब इंश्योरेंस फॉर्म वो देखते हैं कि आदमी जो है जिसकी इंश्योरेंस हो रही वो लिटरेट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके सिग्नेचर तो वो ले लेते हैं। लेकिन अक्सर होता है कि फॉर्म वो खुद ही भरते हैं और ऐसे व्यक्ति जो अनपढ़ हैं और वो भी इंश्योरेंस तो सबकी हो जाती है, वो उस हिसाब से जब इंश्योरेंस का क्लेम लेने जाते हैं तो देखते हैं कि जो उसमें शर्तें, कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं वो है ही नहीं जो उनको बताई गई थी। वो क्या होता है कि वो जो इंश्योरेंस, अक्सर देखेंगे कि जितनी हैंड राइटिंग है वो इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं उन्हीं की हैंड राइटिंग होती है। पीछे भी हमारे पास एक केस आया था जिसमें वो 80 इयर्स का जो क्लेमेंट था, जिसने क्लेम इंश्योरेंस का लेना था, तो उसने हमें बताया कि इंश्योरेंस एजेंट ने उसको कहा कि ये 2-3 साल के बाद आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, और बाद में देखा गया कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो 16 साल की थी। वो हैरान हुआ कि 80 साल की तो मेरी उम्र है, 16 साल की मैं इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे करवाऊंगा। लेकिन वो कहने लगा कि एजेंट ने कहा कि नहीं, ये 2-3 साल में हो जाएगा, तो मैंने साइन कर दिए। उसके बाद जो देखा गया कि वो अल्टीमेटली उसने जो ऊपर फॉर्म भरा वो अपने हिसाब से भरा हुआ था।
हालांकि जो IRDA रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने हमारे जो रेगुलेशन 2002 की बनाई है उसमें काफ़ी ऐसी कंडीशन लगाई हैं गई हैं इंश्योरेंस कंपनीज पे कि वो इस बात के लिए जागरूक रहें, ट्रांसपेरेंट रहें। लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया है कि वो जो पॉलिसी कंडीशन है उसको मिसमैनेज किया जाता है, जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब किया गया उसको फॉलो नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जब प्रपोजल फॉर्म भर दिया जाता है, प्रपोजल फॉर्म भरने के बाद वो कंपनी की ये ड्यूटी होती है कि वो उससे कॉल करें, कॉल करने के बाद उसको सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझाएं और टर्म्स एंड कंडीशन समझाने के बाद उसको वो रिकॉर्ड भी करें ताकि कल को ऐसा ना कहा जाए कि हमने उनसे बात नहीं करी। अक्सर होता क्या है कि वो फटाफट टेलीफोन पे बोल देते हैं और जो जिसका इंश्योरेंस क्लेम होता है या पॉलिसी होल्डर होता है वो टेलीफोन में बात समझ में नहीं पाता। लेकिन कॉलर अंकुश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, उनका कॉल पहले ले लेते हैं। जी अंकुश, क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम। क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो जी अंकुश, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे को एक चीज क्लैरिफाई आपसे कंफर्म करना था। मेरा मार्च के अंदर एक बेबी हुआ था जिसका मैंने क्लेम नहीं लिया था, जबकि मेरा कंपनी से मेरा इंश्योरेंस है, तो क्या मैं अब क्लेम ले सकता हूँ? कितने देर हो गई? मार्च महीने की बात है। हाँ, तो ले सकते क्लेम। ठीक है। निखिल गुड़गांव से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। निखिल जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? निखिल, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। जी कपूर साहब, आप दरअसल सवाल ये है कि जो लॉकिंग पीरियड वाला मसला भी, एक तो इंश्योरेंस पॉलिसी का हो गया, बहुत सी दफ़े क्लेम नहीं मिल पाता है। जिस साइन और जिस फॉर्म की आप बात करें कि एजेंट अपने हिसाब से उसे भर के रख लेते हैं, क्लाइंट से सिग्नेचर लेते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ होती हैं आजकल, जिस तरह अलग अलग मार्केट में अलग अलग कंपनीज की तरफ से वो चलाई जा रही हैं, 5 साल का कमिटमेंट लिया जाता है कि 5 साल का लॉकिंग पीरियड होगा, लेकिन इसके अलावा या तो लॉकिंग पीरियड बढ़ जाता है और जब आप उसे सेटलमेंट के लिए जाते हैं 5 साल बाद अगर आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी है, विड्रॉ करना है, तो फिर आपको उसमें फ़ाइन भी देना पड़ता है। हाँ, उसमें देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी में जैसे एग्जांपल के लिए एक फ्री लुक पीरियड भी होता है। फ्री लुक पीरियड में ये होता है कि उनको आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट्स भेज के जो पॉलिसी कंडीशन हैं वो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपको भेज के 15 दिन का मार्जिन दिया जाता है कि उसमें आपको ये बेनिफिट दिया जाता है कि आप अगर चाहो, बेशक आपने प्रपोजल फॉर्म साइन भी किया हो, लेकिन आपको टर्म्स एंड कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं लगती या लगता है कि ये एडवर्सली हैं, तो आप पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकते हो। तो वो कैंसिलेशन का फ्री लुक पीरियड का बेनिफिट अक्सर उठा लेना चाहिए। और अगर आपने पॉलिसी फॉर्म भर भी लिया है तो वो पॉलिसी फॉर्म भरने के बावजूद भी आपको दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 15 दिन के अंदर कई बार डॉक्यूमेंट्स पहुंचते नहीं, अगर पहुंच भी जाते हैं आदमी कई बार पढ़ लिख नहीं सकता या किसी वकील से कंसल्ट नहीं कर पाता, तो अक्सर ऐसा होता है कि 15 दिन का इतना शॉर्ट पीरियड है। मुझे लगता है कि ये पीरियड एक्सटेंड करना चाहिए। फ्री लुक पीरियड का 15 दिन तो बहुत कम पीरियड होता है, किसी को आपने भेजा भी है वो कंसल्ट भी नहीं कर पाएगा या पढ़ा लिखा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें संशोधन होना चाहिए, अमेंडमेंट होनी चाहिए और ये फ्री लुक पीरियड को बढ़ा देना चाहिए और ये भी मार्जिन देना चाहिए कि उसके बाद भी अगर पॉलिसी होल्डर चाहिए तो पॉलिसी को किसी भी स्टेज पे कैंसिल कर सकता है अगर उसको लगे कि जो कंडीशन एडवर्सली उसको अफेक्ट करती हैं। और ऐसे मामले में जब अगर आप एक्चुअली अफेक्ट होते हो, आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है वो काफ़ी हेल्पफुल है। कंज्यूमर फोरम में जाके इमीडिएटली हम अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। कपूर साहब, एक कॉलर शिप्रा आगरा से हमारे साथ जुड़ी हैं। शिप्रा जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने तो LIC HFL से होम लोन लिया है, तो मुझे ये पता करना है कि ये जैसे मैंने होम लोन लिया है तो उसके लिए मुझसे ये कहा गया है कि आप इसके लिए एक बीमा करा लीजिए। तो क्या मैं LIC से कोई बीमा स्कीम ले सकती हूँ, और अगर लूँ तो कौन सी लूँ? देखिए, वो तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दिखाई जाती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी पॉलिसी आपको ज़्यादा फेवर करती है। लेकिन ये इसका फ़ायदा ये जरूर हो जाता है कि अगर LIC आप ले लेते हो आपको डबल बेनिफिट हो जाता है। एक तो आपकी लाइफ इंश्योर्ड हो जाती है, दूसरा आपको बाद में क्लेम तो उसका मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसमें आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन, अलग अलग पॉलिसी का जो पीरियड है वो देख के आपको करना चाहिए, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है वो कितने साल का बेनिफिट लेना चाहता है, उसका एज फैक्टर कितनी उसकी एज है और कितने साल का वो करवाना चाहता है। तो मुझे
मुझे लगता है वो आपको पॉलिसी कंडीशन पढ़ के, या बेहतर तो ये होगा कोई पढ़ा लिखा या कोई आपके पास कोई वकील आपके जान पहचान का, उससे पढ़ के कंडीशंस को तब आप साइन करिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी कंडीशन ऐसी होती हैं जो आपको नॉर्मली समझ नहीं आती, और फिर वो पॉलिसी के वो जो लेटर्स भी इतने छोटे छोटे लिखे होते हैं कि आप पढ़ भी लोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो मुझे लगता है किसी लिटरेट आदमी से समझ के आप उनको फॉलो करके तब साइन करिए, वरना ऐसे साइन मत करिए, क्योंकि बाद में वो कंडीशन आपको एडवर्सली इफेक्ट करती हैं और आप उससे सहमत भी नहीं होते हो। आशीष, एक अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो जी आशीष जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, पूछिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, मेरी एक गाड़ी थी, वो कार एक्सीडेंट हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, आप बोलते रहिए। हाँ, हमारी एक कार थी, वो एक्सीडेंट हो गई थी। तो उसमें सर ड्राइवर का बीमा जो था वो बीमा कह रहे हैं लाइसेंस फर्जी निकला, और बीमा है सर हमारे पास, तो क्लेम मिल जाएगा या नहीं? नहीं, देखिए उसमें ये एक प्रॉब्लम ये आती है कि लाइसेंस ना होना तो क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट ये भी इसी बात पे भी है कि अगर मान लो जो एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण गाड़ी आपकी डैमेज हुई है, उसमें लाइसेंस का होना या ना होना रेलेवेंट नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपकी गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी है, या आपकी गाड़ी, आप गाड़ी में बैठे हो, कहीं जगह किसी जगह पे बैठे हुए हो और कोई दूसरा आपकी गाड़ी में मार जाता है, आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, इसका मतलब है कि उस समय आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे हो, तो इसका मायने ये हुआ कि आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे हो और एक्सीडेंट का जिम्मेदार होना आपकी गाड़ी का ड्राइव करना नहीं है, यानी कि दूसरे आदमी ने आपकी गाड़ी में टक्कर मारी है, तो उसके कारण आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता अगर यह प्रूफ हो जाए कि जिस चीज से एक्सीडेंट हुआ या जिस वारदात से एक्सीडेंट हुआ उसमें गाड़ी का चलाना, लाइसेंस का होना या ना होना जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अगले कॉलर प्रमोद राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, क्या पूछेंगे आप? जी सर, मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि जब 2 साल में मैंने एक कंपनी में बीमा करवाया था सर। जी जी सर, तो जानकारी लेना चाहता हूँ कि सर जिस कंपनी में बीमा करवाया था सर, वो कोई जवाब नहीं दे रहा है सर, 2 साल का कोई फोन नहीं लग रहा है, उसकी कोई आप जानकारी दे सकते हो कि उसको पकड़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए सर? नहीं, उसमें देखो, एक तो आप लीगल नोटिस उनको दे सकते हो, अगर लीगल नोटिस का जवाब नहीं देते तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो, कि कंज्यूमर फोरम इसीलिए बने हैं कि अगर डेफिशिएंसी इन सर्विस हो तो डेफिशिएंसी सर्विस को, ये भी एक सर्विस ही, अगर आपको जवाब नहीं देते वो भी डेफिशिएंसी इन सर्विस ही है। उसके लिए आप कंज्यूमर फोरम में जाके जब उनको क्लेमेंट के लिए उनको कॉल किया जाएगा तो बाद में आपको हर्जाना भी मिलेगा कि उन्होंने डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस की, आपको जवाब नहीं दिया, तो उसके लिए भी जब इतना पैसा आपका खर्च होगा लिटिगेशन में, वो भी कोर्ट आपको दिलवा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सवाल ये भी है कपूर साहब की, इंश्योरेंस पॉलिसी में वो जो यूलिप और इस तरह की जो चीज़ें, इन्वेस्टमेंट जो प्लान होते हैं, उसके लॉकिंग पीरियड को लेकर सवाल है कि एजेंट अगर आपसे कोई फ्रॉड कमिटमेंट करता है, एजेंट के खिलाफ शिकायत कहाँ की जाए और क्या कार्रवाई उस पर हो सकती है? देखो, एजेंट के खिलाफ एक तो हमारा जो इंडियन पिनल कोड है वो क्लियर प्रोवाइड करता है कि अगर आपके साथ चीटिंग हुई है और ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है तो आप उसके खिलाफ सीधी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो इंडियन पिनल कोड पुलिस स्टेशन पे भी, क्योंकि यहाँ एजेंट बेशक कंपनी का है, वैसे तो लॉ में वैकेरियस लायबिलिटी होती है कि जिस इंश्योरेंस कंपनी का वो एजेंट है उस इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी भी है, तो आप, लेकिन क्योंकि उसने खुद आपके साथ चीटिंग की है, कई बार क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो डिसऑन करती है कि हमने इस पर्पस के लिए इसको बुलाया नहीं था, इस पर्पस के लिए आपको नहीं भेजा था, क्योंकि वैकेरियस लायबिलिटी तब आती है अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी की गाइडलाइंस के अंदर कोई फ्रॉड करता है, तब तो कंपनी लायबल होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा फ्रॉड करता है जिसका कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ ताल्लुक नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हो और उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस उसके साथ चलेगा। और इसके अलावा आप कंज्यूमर फोरम में जाके डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, जिसका आपको नुकसान हुआ उसको पर्सनली भी लायबल कर सकते हो। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी जिसका वो एजेंट है उसको भी उसका हर्जाना देना पड़ेगा। जी सतीश, एक अगले कॉलर झारखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने फ्यूचर जनरली से एक पॉलिसी ली थी, है ना,
पॉलिसी भी थी, वो पॉलिसी चीटिंग करके हमसे ये किया गया था। तो बाद में बीमा लोकपाल से डिसीजन भी हो चुका था। जी हाँ जी, डिसीजन क्या हुआ था? हो चुका था जी। और वहाँ से ये कहा है कि फिर से जाके आपके लिए वन टाइम पॉलिसी इशू कर दी जाएगी। जी हाँ, तो मैंने जब वन टाइम पॉलिसी के लिए कंपनी के पास गया, डिसीजन हुआ था कि इनका जो पॉलिसी है वो गलत तरीके से बेचा गया था, इसलिए इनको इनका जो पुराना पॉलिसी का पैसा है उनको वन टाइम पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब आप क्या चाहते हैं उस पर? मुझे तो ऐसे लगता है कि वो वन टाइम पॉलिसी में ये हुआ है, आपको पुरानी पॉलिसी का, वैसे तो अगर आप पैसा चाहते तो पैसा आप वापस ले सकते थे, लेकिन अगर आपने वन पॉलिसी की सेटलमेंट कर लिया है तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इंश्योरेंस कंपनी में भी बाइंडिंग होंगी, आप पे भी बाइंडिंग होगी और आप उसको इन्फोर्स कर सकते हो। जी ठीक है, अगले कॉलर भगवान दास दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान दास जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैंने एक पॉलिसी ली थी अपनी लड़की के नाम से, तो उसमें ये था कि 13,000 रुपए देने और हर साल, और 25 साल के बाद हमको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो क्या लिखा हुआ पॉलिसी में लिखा हुआ होता है या बाद में लिखा हुआ नहीं होता? नहीं, ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन जो पॉलिसी की होती है उसी में लिखा होता है, क्योंकि कल को जब आप उस पॉलिसी को इन्फोर्स करने जाओगे तो कोर्ट उसी चीज़ को इन्फोर्स करेगा जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सिग्नेचर करने से पहले आप पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियरली पढ़ लो, और इसीलिए जो फ्री लुक पीरियड दिया जाता है कि पॉलिसी के बाद आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स और टर्म्स एंड कंडीशन वो भेज देते हैं और आपको 15 दिन का टाइम देते हैं कि आप उसमें देख लो। इसलिए आप ये ध्यान से देखो कि जो जो कंडीशन उसमें लिखी है, जितना बेनिफिट उसमें लिखा है सिर्फ उतना ही मिल पाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोर्ट जब इन्फोर्स करेगा तो उसी बात को इन्फोर्स करेगा जिस पे आपके सिग्नेचर हैं और जो लिखित रूप में आपके आगे है। अगर उसमें नहीं लिखा तो आप नहीं ले पाओगे। देहरादून से मिसेस कौर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, क्या पूछना चाहेंगी आप? सीनियर सिटीजन जो पेंशन योजना चली है प्राइम मिनिस्टर की, ये सही है 7.5 लाख की? नहीं, देखिए वो जो पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से इशू होती है वो तो हमेशा अनिवार्य वैलिड ही होती है, उसमें ऐसी बात नहीं है। वो आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के उसको उसमें जा सकते हो, और ये क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी होती है वो हमेशा वैलिड ही होती है। सिर्फ ये है कि आप अपने बेनिफिट के लिए देखो, अगर आपको बेनिफिट है तो आप उसमें जा सकते हो। ठीक है कपूर साहब, IRDA का रोल कितना अहम है? अमूमन पहले विज्ञापनों में IRDA का जिक्र नहीं होता था, लेकिन अब जो भी कंपनी अपना पॉलिसी को लेकर कोई एडवर्टीजमेंट करती है तो IRDA का जिक्र वहाँ पर ज़रूर होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग या तो पूरी तरह से उसे समझ नहीं पाते हैं या वो कोई गलत क्लेम करके गलत पॉलिसी में एजेंट उन्हें शामिल कर लेता है। ऐसे में सवाल ये कि IRDA के पास अगर वो जाएं तो क्या क्या कागजात लेकर वहां पहुंचे शिकायत करने? देखिए ये IRDA हमारे एक काफ़ी जैसे बोलते बहुत अच्छी इनोवेशन है, और क्योंकि इसके कारण पॉलिसी होल्डर्स को जागरूकता के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं 2002 की रेगुलेशंस के रूप में, वो बहुत अच्छी हैं, और इसीलिए बनाई गई हैं कि पॉलिसी होल्डर्स आमतौर पे अनपढ़ होते हैं और उनको जागरूक करने के लिए एक इन्होंने एक्चुअली ये भी किया हुआ है कि हर एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अपने बोर्ड के लेवल पे एक प्रोटेक्शन कमेटी बैठाएगी। प्रोटेक्शन कमेटी का होता है पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन कमेटी, उसमें हर एक कंपनी के लिए अनिवार्य है कि इतने बोर्ड लेवल का मतलब इतने हायर लेवल पे पॉलिसी होल्डर्स के लिए वो प्रोटेक्शन कमेटी बनाए। अगर किसी को भी कोई शिकायत है वो प्रोटेक्शन कमेटी के पास जा सकता है और उनको उसकी शिकायत को क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के लिए दूर करना ही पड़ेगा, नहीं दूर करते तो उनके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। मध्य प्रदेश से भगवान सिंह एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। भगवान सिंह जी पूछ सकते हैं अपना आप सवाल। मैं ये कह रहा सर, मेरी एक बस का एक्सीडेंट हुआ था 2010 में। जी, तो आप उसमें पैसेंजर थे या वो बस आपकी थी? वो बस का आज तक इंश्योरेंस का कोई निर्णय नहीं हुआ। हाँ, पैसेंजर नहीं, ये बस थी साथ में, आना रूम है। आज तक कोई इंश्योरेंस का कोई निर्णय नहीं हुआ। नहीं, आपकी बात नहीं समझ। आपने क्लेम किसी कोर्ट में फाइल किया था? किया है, तो उसमें क्या क्लेम, कुछ लोग उसमें एक्सपायर हुए तो उनको भी क्लेम नहीं मिल पा रहा है। नहीं, क्लेम तो मिलना चाहिए। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल बना होता है, तो आपने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में अपनी याचिका फाइल करी थी क्या? फाइल भी करी, पर उसमें ये बताया गया सर मेरे को कि आपकी कवर नोट पॉलिसी दी थी मुझे उन्होंने। हाँ, तो
तो कर्नोट पॉलिसी कंपनी उसको फ्रॉड बता रही है। मैं उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट में भी लड़ रहा हूँ। हाँ, कंज्यूमर कोर्ट में तो आप जा ही सकते हो। वो कवर नोट के हिसाब से एक्चुअली उसके बाद वो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी पॉलिसी भी भेजते हैं। तो आपके पास पूरी पॉलिसी नहीं है क्या? जी मेरे पास है। मेरे को जो कवर नोट दिया था उन्होंने, हाँ हाँ, वो आज तक मेरे पास न्यायालय में मतलब जो मौजूद है। हाँ हाँ, कवर नोट है आपके पास? हाँ, तो ये कौन सी आपके ये हीरो भाई अंबानी कौन सी कंपनी बोलते हैं सर, वो थी? नहीं नहीं, देखिए कवर नोट के, हाँ, जब आप कवर नोट के बेसिस पे कंज्यूमर फोरम में जाओगे, अगर आपको उन्होंने पॉलिसी भेजी हुई है तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है कि उनको टर्म्स एंड कंडीशन पूरी पॉलिसी भेजनी ही पड़ती है। ये IRDA की जो रेगुलेशन है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन पूरी पॉलिसी होल्डर को अनिवार्य भेजनी पड़ती है। एक सलीम, एक कॉलर अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी बोलिए। जी सर, मेरी पल्स में जो है, हेलो, हाँ जी बोलिए। जी सर, मेरी पल्स में है, पल्स में सर मेरी क्या याद है, वो जो है पल्स का क्या हो रहा है सर पता नहीं चल रहा। ये पॉलिसी किस कंपनी से ली, कौन सी पॉलिसी ली आपने? प्लीज अपनी टीवी की वॉल्यूम आप कम कर लें, वरना इस तरह से आप समझ नहीं पाएंगे ना आपकी बात हम तक पहुंच पाएगी। चलिए, वक्त की चूंकि कमी है, सलीम का संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन यही रिक्वेस्ट है दर्शकों से कि जब आपका कॉल कनेक्ट हो जाए तो प्लीज़ अपनी टीवी की वॉल्यूम आप कम ज़रूर कर लें, वरना इस तरह से ना आप अपना सवाल सही से पूछ पाएंगे ना हम सुन पाएंगे कि आप आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। एक आखिरी सवाल कपूर साहब, चूँकि वक्त अब कम है, इन सब के बीच में एक पॉलिसी धारक को किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, ये छोटे से अगर आप समझा दें फिर उसके बाद। हाँ देखिए, 1 मिनट में इसे समझाना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर देखा गया है कि जो पॉलिसी होल्डर होते हैं वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देते हैं और जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो अपनी मर्जी से एक कंडीशन को भर लेता है। तो इसके लिए हमेशा ये चाहिए कि आप किसी पढ़े लिखे आदमी को साथ रख के जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पढ़ के अपने सामने भराओ। अगर वो पॉलिसी आपको भरना नहीं भी आता, जितनी भी डिटेल हो उसे बहुत अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही उस पर साइन करिए, क्योंकि जल्दबाजी में फैसला ना लें, क्योंकि आगे चलकर बड़ी परेशानी इसमें उठानी पड़ती है वो उस वक्त की जल्दबाजी में। बहुत शुक्रिया RK कपूर साहब, आप यहां पर आए, कीमती वक्त निकालकर। उम्मीद करेंगे दर्शकों को जो सवाल उन्होंने पूछे उनका बेहतर जवाब मिला होगा, इस परेशानी का हल उन्हें मिला होगा। फिलहाल कानूनी हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद बाकी खबरें जारी हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर।